नमस्कार, मैं विवेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने बात की थी, चर्चा की थी कि प्रश्न पत्र को लेकर, तो माफ़ी चाहेंगे कि अभी हम आपके सामने प्रश्न पत्र लेकर नहीं आए हैं। लेकिन आज जो हम एक बिना किसी भूमिका के शुरुआत करते हैं आज के विषय की आपकी, और विषय की जैसे कि हमारा जो भी विषय है वो रहेगा हिंदी। तो देखते हैं कि हिंदी शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे कहाँ से ये शब्द आया, और जो आज की हमारी हिंदी है उसमें क्या डिफरेंस है, और जो शुरुआत में हमारी हिंदी थी जब उसका उत्पत्ति हुआ था उसमें क्या फ़र्क था। तो देखते हैं यहाँ से कई प्रश्न मिलेंगे आपको, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप। जहाँ भी कोई समस्या होगी आप हमें कमेंट करेंगे, उसका तर्क और प्रमाण सहित आपको जवाब दिया जाएगा। बस केवल सुनते रहिएगा। मेरा फिर से मानना है कि जिन लोगों का नोट्स बना है उनका अच्छी बात है, जिनका नहीं बना है उनका और अच्छी बात है, क्योंकि जिनका नोट्स बना है तो वो उसको पढ़ते नहीं हैं, और आपके पास तो है ही नहीं, आपको सिर्फ याद करना है सीधे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि कक्षा में भी मैंने कई बार बताया और आपको फिर से बता रहा हूँ, हिंदी की बात करेंगे। हिंदी जो है शब्द ये कैसे आया है, तो देखिएगा हिंदी आपका सबसे पहले बिल्कुल पॉइंट में लिखेंगे, हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको गोला भरना है। ध्यान रखेंगे किस भाषा का शब्द है हिंदी, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का जो पहला प्रयोग होता है, आपसे कई बार पूछा गया है कि हिंदी शब्द का पहला प्रयोग, हिंदी शब्द का जो पहला प्रयोग होता है वो आपको मिलता है जफरनामा में। वो आपको मिलेगा जफरनामा में। किसकी रचना होती है, तो रचना होती है आपकी शफीरुद्दीन की, ठीक है, याद रखेंगे। हिंदी का जो पहला प्रयोग आपको जफरनामा में मिलता है। अगर जफरनामा ऑप्शन में नहीं है, देखिए हमारी लड़ाई पूरी ऑप्शन की है, तो फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है जेंदे अवेस्ता। ऑप्शन आपको मिलेगा जेंद ए अवेस्ता, आपका पारसी धर्म ग्रंथ है। आपका पारसी धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ से हिंदी की हमारी जो कहते हैं ना कि हिंदी जो शब्द है, हिंदी आपका शब्द मिलता है जफरनामा से। अगर आपको ऑप्शन में जफरनामा नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा जेंदे अवेस्ता, जो कि पारसी धर्म ग्रंथ है। अब बात करेंगे कि हिंदी का उत्पत्ति कब हुई, हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी का जन्म कैसे हुआ। मैं आपको बता दूं कि जन्म की बात करें और विकास, ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं कि जन्म कैसे होता है और विकास कैसे होता है। ठीक है, स्पष्ट है सभी को, बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए, एकदम बिल्कुल 24 कैरेट। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि हिंदी कैसे आती है, या जो हिंदी का जो विकास क्रम है। तो अगर हम हेडिंग देना चाहें तो हम दे सकते हैं कि हिंदी का विकास क्रम। राइटिंग पर मत जाइएगा, यहाँ पर मैं ऊपर लाइन खींच रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं जब भी बोर्ड पर लिखता हूँ तो मैं ऊपर की लाइन नहीं लिखता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक स्पष्ट पहुँचे। हिंदी का जो विकास क्रम है वो देखेंगे कैसे आता है। हिंदी का विकास क्रम आपका सबसे पहले जो आपको भाषा मिलती है वो मिलती है संस्कृत। और संस्कृत भी आपकी टूटेगी दो भागों में। पहली होती है वैदिक और दूसरी होती है लौकिक संस्कृत। वैदिक के बाद आगे क्रम बढ़ेगा, फिर आपका आएगा पाली, और पाली के बाद आपका आएगा प्राकृत, और प्राकृत के बाद आपका आता है अपभ्रंश। कई विद्वान ऐसे हैं जो यहाँ पर एक नाम आपको देते हैं अभट्ट का। तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि अभट्ट आपका एक ऐसा समय था कि जब जो हिंदी इसका अवरोध हो रहा था, इसका जो है हिंदी का ह्रास हो रहा था, इसलिए कई विद्वान इसको नहीं गिनते हैं। और सामान्य रूप में आपको पहले मिलता है वैदिक, वैदिक के बाद मिलता है पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश। सबके पास यह स्पष्ट रूप से होगा। अब उसके बाद स्पष्ट करते हैं कि जो आपकी संस्कृत थी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत यानी कि जितने भी आपके वेद हैं,
वेद, पुराण, संहिताएं, उपनिषद, इन सब की रचना आपकी चाहे वेद हों, चाहे पुराण हों, चाहे संहिताएं हों, चाहे हों आपके उपनिषद, इन सब की रचना होती है वैदिक संस्कृत में। यानी कि अगर कहा जाए कि हिंदी का उत्थान किससे हुआ या हिंदी का जन्म किससे हुआ, आपके लिए शब्द आते हैं हिंदी का जन्म कह लें, या हिंदी की जननी कह लें, या कह लें हिंदी की आदि जननी, या फिर आपसे कह लें कि हिंदी की माँ कौन है, या कह लें आपसे हिंदी का प्रादुर्भाव। यह सारे शब्द आपका जवाब केवल एक होगा और वो होगा संस्कृत। ठीक है, इतना स्पष्ट होना चाहिए। फिर वैदिक संस्कृत के बाद आपका आता है जो भाषा का नाम है वो है पाली। पाली, पाली को ही कहते हैं प्रथम प्राकृत काल। पाली को कहते हैं प्रथम प्राकृत काल। और जितना भी आपका बौद्ध साहित्य था, मैं फिर कह रहा हूँ कि नोट्स जो हैं आपके वो बिल्कुल वन लाइनर होने चाहिए, एकदम बिल्कुल गोला भरना है, आपको कोई शोध नहीं करना है। यानी कि जितना भी आपका बौद्ध साहित्य था वो सारा का सारा लिखा गया किसमें, पाली भाषा में। आपसे एक प्रश्न कई बार पूछा है कि जातक कथाओं, कि जातक कथाओं की भाषा क्या होती है, तो वो भी आपकी होती है पाली। और मैं आपको बता दूं कि जातक कथाएं क्या थी। जातक कथाएं भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो भी अपने उपदेश में जो भी कहानियाँ सुनाई हैं काल्पनिक, उन सबको कहा गया था जातक कथाएं। ठीक है, पाली, ध्यान रखेंगे आपका अगर इस तरीके प्रश्न बनेगा तो आपसे सीधे पूछता है कि प्रथम प्राकृत काल क्या था, तो वो पाली हो जाएगा। बौद्ध साहित्य की रचना किसमें होती है, पाली में। या फिर जातक कथाओं की भाषा क्या होती है, तो वो होती है पाली। इतना स्पष्ट है। फिर बात करेंगे प्राकृत की। देखिए प्राकृत को क्या कहते हैं, प्राकृत को द्वितीय, इसको द्वितीय प्राकृत काल भी कहते हैं। और जितना भी आपका जैन साहित्य था, जितना भी आपका जैन साहित्य था वो सभी लिखा है किसमें, प्राकृत में। और प्राकृत के बाद फिर आपका आता है अपभ्रंश। यहाँ से आपका एक अच्छा प्रश्न बनता है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ, या कहीं कहीं मिलता है पतन। उसके बाद अपभ्रंश के जो प्रकार होते हैं, जो आपके सामान्य रूप से प्रकार हैं, वो रहेंगे आपके 5। इनकी चर्चा बाद में की जाएगी जब हम बोलियाँ पढ़ेंगे, अपभ्रंश पढ़ेंगे, उपभाषाएँ पढ़ेंगी। और जो हिंदी का विकास होता है वो होता है शोर सैनी, शोर सैनी अपभ्रंश से। तो जब भी आपका प्रश्न आए कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो ध्यान रखेंगे हिंदी का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से। हिंदी के जब जन्म की बात आएगी तो जन्म की बात हम करेंगे तो जन्म होता है किससे, संस्कृत से। ठीक है, इतना स्पष्ट है। उसके बाद फिर आपकी आती है हिंदी। उसके बाद जो फिर आपकी हिंदी आती है, जो आपने विकास क्रम में देखा, तो हिंदी के बाद आपका हिंदी जो इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है 10वीं शताब्दी से। यहाँ पर हालांकि आपके कुछ अलग अलग पॉइंट रहेंगे, उनको स्पष्ट करते हैं। 10वीं शताब्दी से हिंदी का विकास मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन वहीं 9वीं शताब्दी से हिंदी का विकास मानते हैं राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन। और यहीं से आपका जो है एक अगला प्रश्न बनता है कि
हिंदी का पहला कवि? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला कवि होता है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। और राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि होते हैं सरहपा। बस यहीं से आपको विभेद मिलना शुरू होता है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जब 9वीं शताब्दी थी उस समय सरहपा थे, इसलिए राहुल सांस्कृत्यायन सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 10वीं शताब्दी में जो समय होता है वो होता है चंद्रवरदाई का। और यहाँ से जब प्रश्न आपसे स्पष्ट पूछता है कि राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन, तो वो होता है सरहपा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन, तो वो होते हैं चंद्रवरदाई। और जब सामान्य रूप से आपसे पूछता है कि हिंदी का पहला कवि कौन है, आप आंसर टिक करेंगे चंद्रवरदाई पर। इतना स्पष्ट होना चाहिए। खैर, और अन्य कई महापुरुष भी आते हैं जो अपना अपना आपको जो है प्रमाण देते हैं। जैसे राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि होता है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि होते हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। तो यहाँ से आपको 4 प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला कवि कौन, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार पहला कवि कौन, राम कुमार वर्मा के अनुसार पहला कवि कौन, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन, कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये स्पष्ट हुआ आपको। अब जो हिंदी का विकास है वो हमें पढ़ना है 10वीं शताब्दी से, और इसको हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए जो आपका हिंदी का विकास था, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न लगभग तय हैं। बहुत ही सामान्य प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि डिटेल में स्तर में वहाँ पे जाने की ज़रूरत है जहाँ पे डीपली पूछता है। और यहाँ से आपको 1 प्रश्न लगभग मिलेगा। ये थी हिंदी भाषा। अब भाषा के बाद पढ़ने से हमें पढ़ना पड़ेगा लिपि, क्योंकि कोई भी भाषा के लिए लिपि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं बता दूं आपको कि भाषा जो होती है, भाषा एक माध्यम होती है। बस सीधा 1 वर्ड आपका सीधा आंसर मिलेगा कि भाषा क्या है, तो भाषा माध्यम होती है। लिपि क्या है, तो लिपि आपके प्रतीक चिन्ह होते हैं। जब बात करेगा परिभाषा की, तो यानी कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और इसको बोलते हैं संप्रेषण। अगर आपसे कहा जाए कि भाषा किसका माध्यम है, तो भाषा माध्यम है संप्रेषण का। लिपि होते हैं प्रतीक चिन्ह। किसका प्रतीक चिन्ह, यानी कि ऐसे प्रतीक चिन्ह जो किसी भाषा को पढ़ने, लिखने, समझने, समझाने में, किसी भाषा को पढ़ने में, लिखने में, समझने में और समझाने में हमारी सहायता करते हैं, वो प्रतीक चिन्ह आपका लिपि कहलाते हैं। और भाषा यानी कि माध्यम, यानी कि ऐसा माध्यम जो हमारे विचारों को आदान प्रदान करती है, आदान प्रदान, वो कहलाता है भाषा। तो यहाँ से आपका एक विषय आज क्लियर हुआ कि भाषा क्या थी। तो भाषा 1 वर्ड है आपका कि भाषा आपकी माध्यम होती है। किसका माध्यम होती है, संप्रेषण का माध्यम होती है। लिपि क्या है, प्रतीक चिन्ह है। किसके जो भाषा को पढ़ने, लिखने, समझने में हमारी सहायता करते हैं, वो लिपि कहलाते हैं। भाषा, हमारी भाषा जो हिंदी है। अब अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे लिपि की। तो जैसे भाषा का विकास हुआ वैसे ही विकास होगा लिपि का। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।